Assalamu alaikum everyone. I am Haris Sani, faculty member of पेपर PM डबल ए एंड ट्रिपल ए। और मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है पुष्पराज। और इन्होंने F8 में डबल ए में जून 2024 एग्जाम के अंदर वर्ल्ड टॉप स्कोर किया है। यस, वर्ल्ड टॉप मतलब पूरी दुनिया में जो एसीसी के जो पेपर्स हैं वो 150 से ऊपर कंट्रीज में जो है ना वो इसके पेपर्स कंडक्ट होते हैं। और उसमें हजारों लाखों बच्चे होंगे जिनमें से इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है। और इनके साथ इंटरव्यू देते हैं। बेसिकली इन्होंने हमारे तबानीज एकेडमी से ऑनलाइन जो है ना ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन्होंने लिए थे। और लेट्स सी इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। और जो है इन्होंने किस तरीके से प्रेपरेशन की थी एंड ऑल दैट स्टफ। बहरहाल वर्ल्ड टॉप लेना इज नॉट एन इजी टास्क। यकीनन कुछ ना कुछ इसके पीछे इसकी कोई ना कोई सीक्रेट रेसिपी होगी। और देखते हैं क्या चीज़ है। बहरहाल पुष्पराज, आई वेलकम यू। हाउ आर यू? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम फाइन, गुड सर। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा पुष्पराज, आपने जो कोई सीक्रेट रेसिपी है या कोई पोजीशन लाने की, वो बच्चों को बताएंगे कुछ, या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? सर, जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, सीक्रेट सच कोई ये रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मैंने जो बेसिक स्टेप थे उनको जो है प्रॉपर फॉलो किया था, जो कि अक्सर जो है बच्चे मिस कर देते हैं ड्यू टू आई डोंट नो कि उनको क्या इशूज, वो सही से प्रॉपर उनको फॉलो नहीं कर पाते सही। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि टाइम कम होता है बच्चों के पास। तो इस हिसाब से वो सिंपल बेसिक स्टेप मिस कर देते हैं, जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, जो मैंने खुद फॉलो किए थे। तो सबसे पहले उसका जो मेन स्टेप था तो वो था बुक रीडिंग। सही। बच्चे जो हैं बुक रीडिंग मिस कर देते हैं, लेकिन मैंने जो बुक रीडिंग की थी वो हर एक चैप्टर की थी। एंड भले कोई छोटा चैप्टर हो या बड़ा चैप्टर हो, लेकिन मैंने बुक रीडिंग पूरी कंप्लीट करके फिर जाके मैंने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की थी। जब तक चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, F8 हो, या मैंने पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, F7 दिया हो, या बाकी सारे एग्ज़ाम, बुक रीडिंग इज एसेंशियल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो दैट्स हाईली रिकमेंडेड। एंड सर, सेकंड स्टेप जो था वो था प्रैक्टिस। आई थिंक प्रैक्टिस इज मेन एसेंशियल इफ़ यू वाना स्कोर हाई मार्क्स, और इफ़ यू वाना इवन पास। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी जो है काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हम्म। स्पेशली इन केस ऑफ F8, जिसमें आपको काफ़ी 70% लिखना होता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड ऐसा नहीं करें कि ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, 10-15 मार्क्स का तो है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो अपने बात ये माइंड में रखिएगा कि आपको वो सारी चीज़ें टेकल करके जानी है, एंड सारी जो डाउट्स अपने अपने हैं प्रैक्टिस करके वो क्लियर करने हैं। चलो, तो ये ये तो दो आपने बहुत चीज़ें हैं जबरदस्त मैं। किस्म की बात बताई है बुक रीडिंग की। मुझे एक छोटी सी बात ही बताया, आपने लिए थे रिकॉर्डेड लेक्चर्स तबानी एकेडमी से। जी सर। तो अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ना मैंने ये चीज नोटिस की है बच्चों में कि लेक्चर ना जमा कर लेते हैं। जैसे एक लेक्चर आज देखा, आज मिस हो गया तो कल तीन चार देख लेंगे। अब वो दो तीन दिन के बाद अगर मिक्सअप होते चले गए तो एट द एंड आपके पास बहुत ज्यादा लेक्चर्स रह जाते हैं। सबसे पहले यस ना मेरा सर। एक सवाल, आप ये बताओ कि आपकी लेक्चर्स की क्या उसमें जो है ना वो प्रोग्रेस रही थी? लेक्चर्स आपने किस तरीके से कवर किए थे? सर, एक्चुअली जो लेक्चर्स मैंने इस तरीके से कवर किए थे, क्योंकि F8 के जो लेक्चर्स थे वो इतने लेंदी नहीं थे। हम्म। तो अगर मैं एक भी लेक्चर देखने को बैठता था तो तकरीबन आई थिंक 40 मिनट्स या 45 मिनट्स ऑन एवरेज लगते थे मुझे। वो मैंने तो मैंने मैं एक कोशिश टॉपिकल वाइज करता इतने था। ही रिकॉर्ड किए हुए थे। हाँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो सर वो मुझे 40 या 45 मिनट्स एवरेज लगते थे। तो वो मैं दिन में एटलीस्ट कोशिश करता था कि दो देख लूँ, या अगर किसी दिन दो लेक्चर्स नहीं हो पा रहे मुझसे तो कम से कम आधा लेक्चर देख लूँ, हाँ। एंड एक लेक्चर और भी देख लूँ। जो हाफ लेक्चर रह गया है वो उसको मैं दूसरे डे पे एनी हाउ कंप्लीट करता था। तो इस हवाले से, क्योंकि लेक्चर्स इतने ज़्यादा थे भी नहीं ऑडिट के, हम्म। कि जो एंड पे जाके मुझे बर्डन फील हो कि नहीं यार लेक्चर काफ़ी ज़्यादा रह रहे हों। तो ऐसा कोई इशू था नहीं, तो लेक्चर आराम से आसानी से कंप्लीट हो गए थे। अगर आप सिंपल सिंपल दो दो फॉलो करें तो आपके कोर्स टाइम से पहले काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे? नहीं सर, असाइनमेंट मैंने एक दो सबमिट की थी, बस इधर एक मिनट दो एक तीन मिनट एक सबमिट मिनट की एक थी। मिनट एक मिनट इधर जी ही सर। रुक जाए।
जो बच्चे देख रहे हैं ना बेटा, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करना है। ये नहीं कि इन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उन्होंने वर्ल्ड टॉप ले ली, तो आप लोग भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे, ठीक है? नहीं। वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम हर एक को एक-दूसरे के साथ कंपैरिज़न नहीं कर सकते। अभी ज़रा मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने असाइनमेंट इतने ज़्यादा सबमिट क्यों नहीं किए थे? लेकिन आप जो बच्चे देख रहे हैं ना, जिनकी अभी अपकमिंग अटेम्प्ट्स हैं, उन्होंने असाइनमेंट लाज़मी देने हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप बताओ, असाइनमेंट आपने सारे नहीं दिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ? ये सर आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने तकरीबन जितने असाइनमेंट थे उसमें तकरीबन 3 तक आई थिंक मैंने मार्किंग के लिए भेजी थी। सर उसका मेन रीज़न ये है कि मेरी एक काफ़ी टाइम पहले से ही आदत बनी हुई है, जब तक मैं खुद बुक रीडिंग ना कर लूँ, तो आपको तब तसल्ली तक नहीं होती। मुझसे मुझे तसल्ली नहीं होती, प्रैक्टिस करने का दिल नहीं होता। तो वो जब तक मैं खुद बुक रीडिंग करके वो टॉपिक अपने दिमाग में फिक्स ना कर लूँ, तो तब तक मैं प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करता। तो वो मेरा शुरू से ही पैटर्न बना हुआ है। लेकिन अच्छा। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने बिल्कुल भी असाइनमेंट नहीं भेजी हो। मैंने 2-3 भेजी थी, और जिससे मैंने मार्किंग फैसिलिटी जो थी आपकी वो अवेल की थी, जिसमें मुझे काफ़ी फीडबैक मिला था, जिसमें मेरी मिस्टेक्स वगैरह थी वो मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी उसमें। चलो ठीक है। अच्छा, ये देखो, हर एक बंदे का ना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। हो सकता है इनको एक सवाल में कोई मिस्टेक नज़र आई हो, तो उन्होंने, क्योंकि F8 के अंदर ना बहुत डेफिनिट एरियाज़ हैं, रिस्क, रिस्पॉन्स, टीओसी, सब्स्टेंटिव वगैरह के जो आपके पास सवालात आते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके के आते हैं। तो जब इनको इनकी मिस्टेक पता लग गई, तो इन्होंने हो सकता है नेक्स्ट टाइम में जो है सवालात को अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर लिया हो। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल ठीक इसी है। तरह ही नेक्स्ट टाइम में मैंने अच्छे से उसकी तैयारी की थी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पुष्पराज, आपकी जो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्कोरिंग आई है, 88 नंबर आए थे, इन्होंने वर्ल्ड टॉप स्कोर किया है। और दूसरा ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके से टैकल किया था? क्योंकि बच्चे ना अभी भी, आपको भी पता है, आपकी क्लास में भी या जो भी आपके दोस्त वगैरह कर रहे होंगे, और अभी मेरे पास भी स्टूडेंट्स जो है यूँ एक सवाल लेकर आते हैं, वो कहते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मैं तो उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक बताता हूँ। आप अपनी एक्सपर्टीज़ बताओ, आपकी क्या एक्सपीरियंस था? आपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया था? सर टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली क्योंकि एक एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको 70% लिखना होता है, तो मुझे था डाउट कि मुझे मतलब कि हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि ये टाइम मैनेज हो पाएगा, एग्जाम में टाइम से कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। तो वो मुझे डाउट थे, लेकिन इस चीज़ को मैं टेकल इस तरीके से किया कि जिस तरह मैं प्रैक्टिस करता गया, तो मैं अपना एक टाइम सेट कर लेता था कि इस टाइम से ऊपर मुझे नहीं जाना, और जितना भी मेरा क्वेश्चन हो गया है बस ओह! उतना ही मैं साइड पे करके रख दूंगा, एंड आई एम डन विद द क्वेश्चन नाउ, एंड आई विल चेक कि मैंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। और ऐसा बार बार रिपीट कर करके उससे मेरा जो टाइम पीरियड था टू सॉल्व द क्वेश्चन वो काफ़ी कम हो चुका था। तो ये मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा कि टाइम अपना जो है वो साइड पे सेट कर लें, तो ताकि आपको एक पता लग जाएगा कि आप कितने टाइम में जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा, और आप उसको फर्दर एनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके वो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ, आप पढ़ाई के अलावा कोई और आपकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं? ये सर पढ़ाई के यू आर अलावा फ्रॉम इस यू आर फ्रॉम ऐसा यू आर कोई। फ्रॉम हैदराबाद, राइट? यस सर। पाकिस्तान, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। और यस सर। ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने जो ली थी हमारे रिकॉर्डेड तवानीस एकेडमी के पोर्टल से। तो अच्छा, इसके अलावा कोई आपकी और कोई एक्टिविटीज़ है, लाइक घूमना फिरना, कोई और पढ़ाई के अलावा कोई और एक्टिविटीज़? यस सर। यस सर, बिल्कुल सर हैं, लेकिन वैसे तो हैदराबाद में इतनी कोई चीज़ें करने की है ही नहीं। यहाँ पे इतने एवेन्यूज़ नहीं है, यहाँ इतने कोई इवेंट्स वगैरह नहीं होते जिससे मैं जाऊँ। मेरा बोलने लेकिन का अगर पूछने कोई का ऐसा मकसद ये इवेंट। था कि अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको कितना टाइम एलोकेट करते हो और पढ़ाई को कितना एलोकेट करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सर है। पढ़ाई पढ़ाई तो सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बस मैं यही सुनना तकरीबन था, कोई बच्चे भी। ज़रा देख लें, सुन लें भाई, इनकी स्टडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये हमारे सोशल मीडिया को हम यूज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। टू मच स्पेंडिंग टाइम बिला वजह की रील्स और ये कॉमेडी और ये सारी चीज़ें देखना, इससे आपका टाइम जो है ना, वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है रादर देन स्टडीज़। तो इनकी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? स्टडीज़, ये खुद कह रहे हैं, ठीक है? मैंने यस इसीलिए सर। आप लोगों के सामने ये चीज़ें पूछ रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी थी, आपकी इनकी स्टडीज़। आप बाकी चीज़ों को टाइम ज़रूर दो, लेकिन उसको कम टाइम एलोकेट करो, ज़्यादातर टाइम आप अपने पढ़ाई को एलोकेट करो। यही चीज़ आपकी भी प्रायोरिटी थी। यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह ही मैं जो है टाइम एलोकेट कर लेता हाँ। था। पढ़ाई जिस तरह ही मेरी कंप्लीट हो जाती थी, तो देन आई यूज टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स एंड गो फॉर इवेंट्स एंड गो टू रेस्टोरेंट्स वगैरह, जहाँ पे भी मुझे
जाना होता था टू चिल एंड हैव फन, तो वो बाकी एक्टिविटीज में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कर लेता था। लेकिन पढ़ाई को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, वो तो डेफिनेटली। जी सर, बिल्कुल, डेफिनेटली हाँ। सर। उससे काफ़ी टाइम, फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ना है, तो वो मैं एलोकेट कर देता था टाइम। ये इन इन आवर्स पे मैं पढ़ाई करूँगा, और इन आवर्स पे मुझे अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे बाहर जाना हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट का प्लान हो, तो वो इस हिसाब से मैं टाइम कोई डिस्ट्रीब्यूट मना कर नहीं, लेता था। लेकिन अच्छी हाँ, बात है। पढ़ाई उसी टाइम पे कंप्लीट होती थी मेरी पूरी डे की, देखो ये फाइव टू बिल्कुल अच्छी सिक्स बात है, आवर्स टाइम की। बिल्कुल आप, यू शुड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, बाहर जाना चाहिए, इससे आपका जहन भी फ्रेश होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। देखो जैसे इन्होंने एक टाइम टेबल सेट किया ना कि फॉर एग्जांपल इतने टाइम तक मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करना है, तो फिर 5-6 बजे मैं जाऊंगा, घूम फिर के डिनर शिनर करके जो है ना वो वापस आ जाऊंगा। फिर आगे यू शुड हैव अ गुड स्लीप, और उसके बाद जो है आपने फिर पढ़ाई को, देखो पढ़ाई पढ़ाई की फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, सो ये, देखो अगर आपको किसी एक लेवल पर पहुंचना होता है तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। इन्होंने वर्ल्ड टॉप स्कोर किया है F8 के अंदर, बच्चे वैसे ही परेशान होते हैं। अच्छा आपने ये सुना था पहले से पुष्पराज के F8 पढ़ रहे हो, वो मुश्किल पेपर है, कोई पहाड़ जैसा पेपर है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक बिल्कुल दैट। बिल्कुल सर। तो जब आपने सुना था तो बिल्कुल आपके क्या सर। पॉइंट ऑफ व्यू था उस वक्त? सर, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस पेपर में मुझसे मुझे जो है एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स मुझे काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी फेस होंगी। मेरा ये पहले माइंडसेट था कि जैसे ही ये मैं पेपर लूँगा तो काफ़ी जो न्यू चीज़ें हैं मेरे सामने आएगी, क्योंकि ऑडिट पहले हमने नॉलेज लेवल पे पढ़ा नहीं हुआ होता। सही। तो वी आर कम्प्लीटली न्यू टू दिस सब्जेक्ट, तो काफ़ी तरह से मतलब कि चैलेंजेस थे। और दोस्तों से भी काफ़ी सुना हुआ था, इवन ऑन ग्रुप, ऑन इवन ऑन फेसबुक, देखते थे कि बच्चे जो हैं दो दो तीन तीन अटेम्प्ट में नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये दिमाग में था कि ये पेपर पता नहीं किस तरीके से होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे ही लेक्चर लिए, जैसे ही बुक रीडिंग वगैरह की प्रैक्टिस की, तो वो चीज़ें जो थी ओवरऑल दिमाग में समझ में आना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर इतना कुछ डर जो है ख़त्म हो गया था अपने आप। दिमाग में डर रखा हुआ था आपने, या उस डर को यस साइड पर सर, रख के आपने बिल्कुल। तैयारी शुरू की हुई थी? यस सर, इनिशियली तो डर था, लेकिन जैसे ही जैसे मैं लेक्चर लेता गया, लेक्चर लिया मैंने, तो मुझे लगा कि यार ये इतना कोई है नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये हाँ। मैं आराम से इजीली कर सकता हूँ। लेकिन इनिशियली एक पर्सपेक्टिव जो था ये बना हुआ था कि दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ एसीसीए। तो हाँ। इसमें मे भी हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम मेरी ख़राब हो। सही। तो फिर आपने जब यस। लेक्चर्स लेना शुरू किए थे हमारे, तो आपको लेक्चर्स में से इजीली समझ में आ रही थी चीजें? यस सर, एग्जैक्टली टू द पॉइंट सर, सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी। जो भी मेरे कॉन्सेप्ट थे वो मेरे क्लियर होते जा रहे थे, एंड इवन और डर कम लेक्चर भी इसी तरीके। और डर कम होता जा रहा था। यस सर, डर कम होता जा रहा था एंड कॉन्फिडेंस जो होता था वो ऊपर होता जा रहा था जैसे ही मैं लेक्चर लेता जा रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है भाई कि आपका जो माइंड है ना वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, और डर स्पेशली आपके पास नहीं होना चाहिए। डर से ज्यादा मैं ये बोलूंगा आपके पास ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है और मैं ये कर लूंगा, और ऑल दैट सब। अच्छा जब आपने 88 मार्क्स देखे और आपने जब पोजीशन का सर्टिफिकेट आपके पास माशाल्लाह आया था, आपने यस मुझे सर, भेजा था, एग्जैक्टली। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, मतलब क्या था, आपको कैसा लगा? सर, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा यकीन नहीं था आ रहा था। कि यकीन नहीं आ रहा था कि 88 पे भी वर्ल्ड टॉप आ गए थे, क्योंकि प्रीवियसली भी काफ़ी जो था मेरी वो जल नहीं रही थी कि 90 प्लस मार्क्स आए थे, लेकिन पोजीशन वगैरह वो नहीं आई थी। तो इस हाँ, बार आई इट वाज होपिंग डिपेंड्स। कि हाँ 88, क्योंकि F8 का एग्ज़ाम था, तो 88 पे मुझे मतलब लग नहीं रहा था कि पोजीशन होगी। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे दिन वो ईमेल देखी एंड मैंने आपको भी सेंड किया था सर्टिफिकेट, तो जबरदस्त। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि ये वो जो ईमेल है वो वो फेक रियल तो है या नहीं नहीं है, है? हाँ बिल्कुल रियल है कि मुझे याद है। नहीं है। तो वो आपको यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा वर्ल्ड टॉप वालों जी को सर। एसीसी की तरफ से 200 पाउंड्स मिलते हैं मेरे ख्याल में, आपको 200 पाउंड्स मिले थे ना? जी सर, बिल्कुल। जी क्या सर, क्या बिल्कुल। क्या किया आपने पैसों का? सर, एक्चुअली ये 200 पाउंड की अभी तो मुझे कोई फिलहाल इनिशियली नीड नहीं थी। तो मैंने उसको, क्योंकि पाउंड का रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ, तो मैंने ऐसा कर लिया कि उसको जो है अपने अपनी एसीसीए के अकाउंट फीस में में ही, कैरी डाउन कर हाँ लो। अपने, हाँ, हाँ मैंने एसीसीए के अकाउंट में ही उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। हालांकि ऑप्शन था कि मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में
मंगवा सकता था, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप मुझे वो एसीसीए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। बेहतर है, उसकी आपकी फीस चली जाएगी। बेसिकली पता है क्या होता है, ये जी सर। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और ये तमाम चीजें ना स्टूडेंट की मोटिवेशन के लिए होती है कि यार कोई शख्स खुश हो जाएगा, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं तो खुद बड़ा इंप्रेस हुआ माशाल्लाह कि आपने वर्ल्ड टॉप स्कोर किया। ये जून में इन्होंने वर्ल्ड टॉप स्कोर किया है। मार्च में भी एक हमारा स्टूडेंट था हम्माद, ही इज फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान। उसने भी यही तबानीज एकेडमी से हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे एंड ही गॉट आल्सो फर्स्ट पोजीशन इन पाकिस्तान। और इससे पहले भी सितंबर अटेम्प्ट में भी हमारे एक स्टूडेंट था सैयद इबाद, उसने भी एफ में वर्ल्ड टॉप लिया था। तो माशाल्लाह एक अच्छी खासी जो है ना वो एक जर्नी रही है वर्ल्ड टॉप्स की और अच्छे स्टूडेंट्स के स्कोर्स की। देखिए इसमें मैं ये एक सबसे पहला पॉइंट, एक मैसेज ये देता हूँ ये इनकी बातचीत से, और एक मेरा भी अपना पर्सनल मैसेज है कि सबसे पहला पॉइंट ना आप लोगों को अपना डर खत्म करना होगा। इससे सुना, उससे सुना, इससे सुना, कितने सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए आ जाएंगे कि यार ये तो मुश्किल पेपर है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है, हमसे नहीं होगा। जिधर आपने अपने आप को ये बात कर दी ना कि मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर बेटा आप कुछ भी कर लो, आपसे वो पेपर नहीं होगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बहुत ज्यादा जो है ना आपने सबसे पहले ध्यान देना है अपनी मोटिवेशन के ऊपर कि नहीं यार मुझे ये पेपर करना है, मुझे ये पास करना है, मुझे भी इस तरह अपने नाम के आगे जो है ना वो पोजीशन का टैग लगाना है, मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए। तो जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा ना, आपका माइंड रेडी नहीं होगा, आपको वो काम करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स ही रहेगी। फिर अच्छा अब मसला पता है क्या आता है, मेरा एक मैसेज ये कि मसला ये आता है कि बच्चे बोलते हैं यार ये मुश्किल है। मैं फॉर एग्जाम्पल की बात ये कर रहा हूँ, 10 बच्चों ने पेपर दिया है, अगर 6 फेल हो गए या 5 फेल हो गए या 5 पास हो गए, तो आप फेलियर वालों को क्यों देख रहे हो? आप ये पुष्पराज से क्यों नहीं ये इंस्पिरेशन ले रहे? इनकी जर्नी क्यों नहीं आप सुन रहे? बाकी लोग जो लोग पास हुए उनकी जर्नी क्यों नहीं सुन रहे? हम नेगेटिविटी की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, यार ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये हो जाएगा, मेरा भी रुक गया, इसका भी रुक गया, इसका भी रुक गया। आप बोले भाई ओके, आप जाओ ना वहां पे जहाँ पे जो बच्चे पास हो उनसे कोई मोटिवेशन ले, उनसे कोई गाइडेंस ले। सो दैट्स ऑल द थिंग। ये पुष्पराज का भी मेरे ख्याल में इन्होंने यही एक्सपीरियंस जो है ना अभी भी आप लोगों के साथ शेयर किया। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी मोटिवेटेड फर्स्ट। जी पुष्पराज, अच्छा मुझे एक और बात ये बताओ, आपने एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी थी? यस सर, एग्जामिनर रिपोर्ट बिल्कुल मैंने सारी ऑलमोस्ट गो थ्रू की थी। मैंने सही। चेक किया था कि मार्किंग किस तरह दी जाती है एंड किस पॉइंट पे जो कि मैं लिखूंगा तो मेरे मार्क्स कटेंगी, और जो पॉइंट्स मैं लिखूंगा जिससे मेरी मार्क्स नहीं कटेंगी, तो वो मैंने सारी वो एग्जामिनर मार्किंग टेक्निक भी देख ली थी कि किस तरह मार्किंग वगैरह एग्जाम में होती है। और मैंने एक हमेशा मैं एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ ऑलमोस्ट पेपर से कुछ टाइम पहले, इसका नाम होता है रीड द माइंड ऑफ द मार्कर। वो आपने पढ़ा था जी जिसमें रीड द माइंड ऑफ द ये मार्कर सर। के मार्कर किस तरीके से नंबर एलोकेट करता है। ये सर बिल्कुल सर, वो मैंने इवन 2 टाइम्स पढ़ा था वो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए गुड, कि किस तरह मार्किंग होती है। दैट्स गुड, आपने वो रीड द माइंड ऑफ द मार्कर भी पढ़ा था। तो देखिए ये बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ा करें। और थैंक यू वेरी मच पुष्पराज आपकी जो है ना ये वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए। कंक्लूड करते हैं हम लोग इस मीटिंग को। कुछ एडवाइस बच्चों को बता दें रिलेटेड टू पेपर एफ। आप अपनी तरफ से देखो, एज अ टीचर मैं तो बता ही रहा हूँ, आप खुद एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो अटेम्प्ट है बच्चों की, उनके हवाले से उनको क्या यस मशवरा सर। देंगे? सर मैं जो भी बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट में इवन सितंबर में अटेम्प्ट आ रहा है, और जो भी आगे भी चल के दिसंबर या किसी भी अटेम्प्ट में F8 का एग्ज़ाम देंगे, तो उनको सबसे फर्स्ट मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है। मेरा भी यही परसेप्शन बना हुआ था कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बुक रीडिंग करते हो, लेक्चर टाइम से लेते हो, एंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व करके जाते हो, एंड अपनी सब्सटेंटिव पे ग्रिप रखते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गए, इंटरनल कंट्रोल हो गए, रिस्क हो गए, इन तीनों पे ग्रिप रखते हो, तो देन यू आर गुड टू गो। आपका एग्जाम आराम से पास हो जाएगा, एंड इवन पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वो माइंड से नेगेटिविटी को निकाल दीजिए एंड बी पॉजिटिव। दिस इज़ अ वेरी इजी एग्जाम। यू हैव टू जस्ट फॉलो बेसिक थिंग्स जैसे आपने बताई हैं लेक्चर में, तो दैट्स इनफ टू पास द एग्जाम आई थिंक। और दैट्स वेरी गुड। अच्छा एक थोड़ी सी बात ना जरा केस ओटीक्यूज पर भी कर ले, क्योंकि केस ओटीक्यू ज़ाहिर 30 मार्क्स की वेटेज रखती है एफिट के एग्जाम में। तो रिलेटेड टू दैट केस ओटीक्यू वो भी जरा कुछ ना कुछ बता दे आप। सर केस ओटीक्यू के हवाले से मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो वो केस ओटीक्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं कम्प्लीटली। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो नेग्लेक्ट कर देते हैं।
कहते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम जो है वो उस पे देना है सीआरक्यूज पे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। K42 30 मार्क्स पोर्शन इन आवर एग्जाम। तो हाँ। वो एग्जामिनर, इवन मैंने इस बार एग्जाम दिया था तो मुझे K42 एज कम्पेयर टू सीआरक्यू थोड़े बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगे थे। अच्छा। तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि केस ओटीक्यूज की हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। देयर आर मेनी सोर्सेज अवेलेबल, इवन स्टडी हब पे भी काफ़ी केस ओटीक्यूज हैं हमारे पास। एंड सर आपने भी जो है वो वीडियोस वगैरह बनाई थी, आई थिंक दीज आर अवेलेबल एज वेल। तो वो भी बच्चे मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियोस देखें। तो उससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। एंड केस ओटीट्यूड में एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि एथिक्स हो गया एंड जो लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड रिलेटेड टू ऑडिट हो गई। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इनसे जो है केस ओटीट्यूड इवन एथिक्स से तो हर बार ही आता ही आता है। तो जी। एथिक्स को इस तरह से निगलेक्ट करके नहीं जाइएगा, एथिक्स की अच्छी तैयारी करके जाइएगा फॉर fortitude, and even there is a possibility they might come in CRK as well. ठीक About है। it. थैंक यू वेरी मच पुष्पराज फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। देखो बच्चों, इन अ नटशेल अगर मैं आपसे बोलूं तो कंक्लूडिंग करते हुए ये है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने इस पेपर को रिलेटेड, मैं सिर्फ F8 के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपने दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है। सबसे पहला पॉइंट वेरी सिंपल, आपने टेंशन नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट ये है, जो भी आपके लेक्चर्स है, प्रैक्टिस है, उसको करें। नंबर 3, असाइनमेंट्स चेक करवाएं। नंबर 4, हर ऑफिशियल रिसोर्सेज से सवालात आप लें और उसको प्रैक्टिस करें। टाइम एलोकेट करें, किसी ना किसी लेवल पर पहुंचना है तो उसके रास्ते में स्ट्रगल या आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर आपको एक लेवल अचीव करते हो, जैसा कि इन्होंने ये लेवल जो है ना ये अचीव किया हुआ है। एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस रिमार्केबल सक्सेस। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है और इनकी पोजीशन भी आई है। सो वंस अगेन पुष्पराज, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अगले पेपर में भी मेरी दिल से दुआ है आप अच्छे खासे नंबर्स ले और अच्छी खासी पोजीशंस स्कोर करते रहे। इन्होंने पूरी दुनिया में F8 के पेपर में पुष्पराज ने राज किया हुआ है, सही है। आप इसी तरह ही राज करते रहे एंड विश यू गुड लक। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much, You're sir. most welcome. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.